नमस्कार। कभी सोचा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर दुनिया को समझता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं ज्ञान प्रतिनिधित्व। तो चलिए आज एआई के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये वाकई एक जबरदस्त सवाल है और ये हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। अब देखिए, एक एआई को ये सब पता होने के लिए, मतलब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए या राजा और रानी का रिश्ता समझने के लिए सिर्फ डेटा का पहाड़ काफी नहीं है। उसे उस डेटा को समझने का एक तरीका भी तो चाहिए। और बस यहीं पर ज्ञान प्रतिनिधित्व का रोल शुरू होता है। तो मतलब असली खेल सिर्फ कच्चा डेटा जमा करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं। असली जादू तो इस बात में है कि उस डेटा को एक काम के लायक, एक उपयोगी ज्ञान के ढांचे में ढाला कैसे जाता है। ऐसा समझिए जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो। अब सिर्फ किताबें होना एक बात है, लेकिन उन्हें इस तरह से जमाना कि सही किताब झट से मिल जाए, असली चुनौती तो वही है ना। और बस यहीं पर ज्ञान प्रतिनिधित्व, जिसे हम केआर भी कहते हैं, पिक्चर में आता है। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये दुनिया भर की जानकारी को एक ऐसी भाषा में बदलने का प्रोसेस है जिसे एक मशीन, मतलब एआई, समझ सके और उस पर काम कर सके। सच पूछे तो यही वो नींव है जिस पर एआई की पूरी इंटेलिजेंस की इमारत खड़ी है। तो चलिए अब एआई के इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी गुप्त घटक की परतें खोलते हैं। असल में ये सब ज्ञान और इंटेलिजेंस के एक जबरदस्त तालमेल का कमाल है। इसको ऐसे समझते हैं, ज्ञान है क्या, मतलब सारे फैक्ट्स, रूल्स, डेटा, जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए ट्रैफिक के सारे नियम कानून। और इंटेलिजेंस है कैसे, मतलब उस ज्ञान को असल दुनिया की प्रॉब्लम सुलझाने में इस्तेमाल करना। जैसे वो कार असल में उन नियमों का इस्तेमाल करके एक बिजी चौराहे से कैसे निकलती है। सीधी बात है, ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और देखिए, ये विचार इस बात को कितने शानदार ढंग से सामने रखता है। चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उनके पास भाषा का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। ये हो गया ज्ञान। लेकिन उनकी असली सुपर पावर है उनके ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में। ये हो गई इंटेलिजेंस, जो उस ज्ञान को प्रोसेस करके इतने सटीक और काम के जवाब तैयार करते हैं। याद रखिए, ज्ञान के बिना इंटेलिजेंस खाली है और इंटेलिजेंस के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि एआई आखिर इस ज्ञान को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। सोचिए, ये एक तरह की रेसिपी बुक है। एआई के पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग रेसिपीज यानी तरीके हैं। चलिए इसकी 4 मेन रेसिपीज पर एक नजर डालते हैं। पहली रेसिपी है लॉजिक बेस्ड। ये बहुत सीधी सादी है। अगर ये हो तो वो करो, मतलब इफ देन वाले रूल्स। ये सिस्टम्स बहुत ही ज्यादा सटीक होते हैं और ऐसी सिचुएशंस के लिए एकदम परफेक्ट हैं जहां नियमों में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो। जैसे ये चेक करना कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट सारे नियम कानून मान रहा है या नहीं। अब दूसरी रेसिपी, ये कुछ हमारे दिमाग के काम करने के तरीके जैसी है। ये ज्ञान को एक नेटवर्क की तरह ऑर्गेनाइज करती है, जहां चीजें एक दूसरे से उनके रिश्ते के आधार पर जुड़ी होती हैं। जैसे एक स्नीकर एक तरह का जूता है और जूता फुटवेयर का हिस्सा है। अरे, जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट आपको मिलती जुलती चीजें दिखाती है ना, तो वो बिल्कुल इसी तरह के ज्ञान का इस्तेमाल कर रही होती है। लेकिन असली दुनिया हमेशा इतनी सीधी सादी और ऑर्गेनाइज तो होती नहीं है ना। यहीं पर तीसरी रेसिपी काम आती है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स यानी संभाव्य मॉडल। अनिश्चितता से निपटते हैं। ये संभावनाओं या प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। मौसम का पूर्वानुमान इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहां कई अनिश्चित चीजों को देखकर तूफान आने की संभावना बताई जाती है। और आखिर में आती है सबसे मॉडर्न रेसिपी, डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशंस। ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके शब्दों और कॉन्सेप्ट्स को आप कह सकते हैं नंबर्स के एक सेट में बदल देती है, जिन्हें वेक्टर्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एआई फिर मैथ्स के जरिए इन कॉन्सेप्ट्स के बीच के बहुत ही बारीक रिश्तों को भी समझ सकता है। जैसे ये समझना कि राजा का जो रिश्ता रानी से है वो आदमी और औरत के रिश्ते जैसा ही है। गूगल का जो पावरफुल नॉलेज ग्राफ है ना, वो इसी तकनीक पर काम करता है। तो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है लॉजिक बेस्ड सिस्टम्स, जिन्हें पूरी तरह से निश्चितता चाहिए, जैसे लीगल चेक्स में, और दूसरी तरफ है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, जो अनिश्चितता में ही अपना बेस्ट देते हैं,
जैसे लक्षणों के आधार पर ये पता लगाना कि कौन सी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि एआई ज्ञान को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, पर अगला बड़ा सवाल ये है, ये ज्ञान आता कहाँ से है और एआई समय के साथ बेहतर कैसे होता जाता है? इसका जवाब छिपा है एआई नॉलेज साइकिल में, जो कि एक लगातार चलती रहने वाली सीखने की प्रक्रिया है। ये साइकिल 5 स्टेप्स में काम करती है। पहला, एक्विजिशन, ये टेक्स्ट, इमेज, सेंसर कहीं से भी डेटा इकट्ठा करता है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन, फिर ये उस डेटा को हमारी बताई हुई किसी एक रेसिपी का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद तीसरा, प्रोसेसिंग, ये उस ज्ञान को प्रोसेस करके नतीजे निकालता है। चौथा, यूटिलाइजेशन, ये उस ज्ञान को असल दुनिया के कामों में लगाता है। और आखिर में, जो कि सबसे जरूरी है, पांचवां, रिफाइनमेंट, ये फीडबैक से सीखकर अपनी गलतियों को सुधारता है और बेहतर होता है। और ये साइकिल, ये लगातार बिना रुके चलती रहती है। देखिए, एक बढ़िया एआई सिस्टम भी एक बेहतरीन शेफ की तरह ही होता है, जिसे तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। एआई के केस में ये इंग्रेडिएंट्स हैं अलग अलग तरह का ज्ञान। तो चलिए इसकी जानकारी के भंडार या कह लीजिए इसकी पैंट्री पर एक नजर डालते हैं। 2 सबसे बेसिक टाइप हैं, डेक्लरेटिव और प्रोसीजरल। डेक्लरेटिव ज्ञान है क्या, यानी कि फैक्ट्स, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और प्रोसीजरल ज्ञान है कैसे, यानी किसी काम को करने के स्टेप्स, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। और ये दोनों जानना 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एआई मेटा नॉलेज का भी इस्तेमाल करता है, मतलब ज्ञान के बारे में ज्ञान, जैसे कि कौन सी जानकारी भरोसे के लायक है। ये ह्यूरिस्टिक नॉलेज का भी इस्तेमाल करता है, यानी अनुभव के आधार पर सही अंदाजा लगाना। और शायद सबसे मुश्किल है कॉमन सेंस नॉलेज, वो छोटी छोटी सीधी सादी बातें जो हम इंसानों को तो पता होती हैं, जैसे कि पानी गीला होता है। यकीन मानिए, एआई को ये सब सिखाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? वो इसलिए क्योंकि एक मशीन को सही तरीके से ज्ञान को रिप्रेजेंट करना सिखाना, ये एआई की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और साथ ही सबसे बड़ी जीतों में से भी। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। सोचिए, दुनिया कितनी ज्यादा जटिल है, किसी उलझे हुए धागे की तरह। हमारी भाषा, इंसानी भाषा, अक्सर कंफ्यूजिंग होती है। और जैसे जैसे एआई का ज्ञान बढ़ता जाता है, सिस्टम को तेज और एफिशिएंट बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्हीं मुश्किलों को पार करना ही तो असली इनोवेशन है। लेकिन जब ये तकनीक काम करती है, तो नतीजे कमाल के होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स को ही ले लीजिए। ये ऐसे एआई हैं जो ज्ञान प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल करके मेडिकल या फाइनेंस जैसे मुश्किल फील्ड्स में इंसानी एक्सपर्ट्स की तरह सलाह देते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान को सीधे एक्शन में बदलने की कितनी ताकत है। अरे, हम सब इसे रोज देखते हैं। हर बार जब कोई चैटबॉट इस्तेमाल करता है या किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है, तो असल में वो ज्ञान प्रतिनिधित्व को ही काम करते हुए देख रहा होता है। एनएलपी सिस्टम्स हमारी भाषा के स्ट्रक्चर और मतलब को समझने के लिए इन्हीं मॉडलों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और रोबोटिक्स के बारे में सोचिए कि आर ही रोबोट्स को फिजिकल दुनिया को समझने में मदद करता है। यही उन्हें सिखाता है कि दरवाज़ा क्या है, उसे खोलना कैसे है, या किसी रुकावट से बचना कैसे है। ये असल में ज्ञान को ठोस एक्शन में बदल देता है। तो आखिर में बॉटम लाइन ये है, ज्ञान प्रतिनिधित्व वो इंजन है जो एआई को सिर्फ डेटा क्रंचिंग मशीन से एक ऐसी चीज में बदलता है जो कुछ हद तक इंसानी इंटेलिजेंस की नकल कर सकती है। ये वो पुल है जो कच्चे डेटा को असली समझ से जोड़ता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई का ये ज्ञान बढ़ता जाएगा और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब एआई की दुनिया की समझ हमारी अपनी समझ जैसी हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि हम सब के भविष्य को भी एक नया आकार देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।